नाम सामने आया है, उनका बैकग्राउंड इजराइल को डराने वाला है। इब्राहिम अमीन अल सैयद लेबनान के बेका के हाउचल नबी गांव के रहने वाले हैं। साल 1981 में बेरूत की लेबनानी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं। इब्राहिम ने 1984 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली। साल 1987 में उन्होंने ऑर्लियंस यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पीएचडी भी की। मॉडर्न एजुकेशन के साथ मदरसे से मजहबी तालीम लेने वाले इब्राहिम अमीन अमल आंदोलन से भी जुड़े रहे थे, लेकिन बाद में अमल पार्टी छोड़ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में इब्राहिम शुमार हुए। शुक्रवार को इजराइल के हमले में इब्राहिम के भी मारे जाने की आशंका जताई गई थी, लेकिन वो जिंदा है, सही सलामत है। ऐसे में अब हिजबुल्लाह का टोटल कंट्रोल तय माना जा रहा है। इब्राहिम की लीडरशिप में हिजबुल्लाह फिर उठ खड़ा हुआ तो इजराइल को 2006 जैसी जंग से सामना होगा, जिसमें हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजराइल को धुन डाला था। हालांकि इस बार इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सभी दुश्मनों का सफाया नहीं होता। नेतन्याहू ने 7 फ्रंट और 7 दुश्मनों के सफाई की कसम एक बार फिर से दोहराई है। ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן. तेल अवीव से खबर आ रही है एक बड़े धमाके की। हालांकि यह खबर अभी कंफर्म नहीं है, अभी अखबारों में नहीं आई है, ट्विटर हैंडल्स पे यह खबर चल रही है। कंफर्म सुरंग में छिपा बैठा है। हमास चीफ याहिया सिनवार लेबनान फ्रंट पर युद्ध छिड़ने से मजबूत भी होने लगा है, जिसे देखते हुए नेतन्याहू ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी लाने के ऑर्डर दिए हैं। गाजा के जबालिया में इजराइल डिफेंस फोर्स की 3 डिवीजन ग्राउंड ऑपरेशन में उतर गई हैं। आईडीएफ की 162वीं, 401वीं और 460वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ने हमास की सुरंग में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। जबालिया में नेतन्याहू आर्मी ने हमास के दर्जनों अड्डे और हथियार डिपो बर्बाद किए हैं, मगर अब भी याहिया सिनवार इजराइल के हत्थे नहीं चढ़ा है। इजराइल जानता है कि हमास चीफ के जिंदा रहते ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला। सिनवार के सफाई के साथ हमास और ईरान को भी इजराइल सबक सिखाकर ही शांत बैठने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नए सिरे से लेबनान पर भीषण हमले शुरू भी कर दिए हैं। पिछले 18 घंटे में ही बेरूत पर इजरायली सेना ने 100 टन से ज्यादा बम और मिसाइलें बरसाई हैं। लेबनान से खतरनाक रिपोर्ट आ रही है, जिससे नेतन्याहू बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। भीषण धमाके, मारे हिजबुल्लाह के 30 कमांडर। ईरान पर इजराइल हमला कब करेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना भीषण हमले कर रही है, उससे साफ हो चुका है कि इजराइल चाहता है कि जिस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करे, उस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले ना हो पाएं। और इसीलिए इजरायली वायुसेना और पैदल सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों से लेकर के शहरों पर जबरदस्त हमले कर रही है। अगर हम पिछले 18 घंटे की बात करें तो इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में अंधाधुंध हवाई हमले किए हैं। जबरदस्त बम धमाके से पूरा बेरूत शहर बारूद की आग में भस्म हो रहा है। इजराइल के हमलों से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-15 जेट से रात भर बेरूत और उसके आसपास बड़े हमले किए हैं। बेरूत के
दक्षिणी उपनगर दहिया में सबसे ज्यादा हवाई हमले इजरायली वायुसेना ने किए हैं। खबर के मुताबिक सुबह 3 बजे तक इजराइल ने दहिया में 9 बड़े एयर स्ट्राइक किए और इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी हुआ है। दावा तो यहाँ तक किया गया कि महज 6 मिनट के भीतर ही बेरूत और आसपास के इलाकों पर आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने 20 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। कुछ दावों के मुताबिक महज 30 मिनट के अंदर ही इजरायली वायुसेना ने 100 टन से भी ज्यादा बम और मिसाइलें बेरूत और आसपास के इलाकों पर दागी हैं। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगती लेबनान की सीमा पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हिजबुल्लाह और सीरिया के लड़ाकों को जबरदस्त नुकसान होने की खबर है। तो घायल हुए। जानकारी के मुताबिक अब तक इजराइल के हवाई हमलों में लेबनान में 2119 लोगों की मौत हो चुकी है। वॉर जोन से बड़ी खबर, जी हां, बड़ी खबर ये मिल रही है कि इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में पिछले 24 घंटों में लेबनान में 36 लोगों की मौत हुई है। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं हमलों में। जो और जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अभी तक इजराइल के हवाई हमलों में लेबनान में 2119 लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। ईरान की तरफ से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद ही यहां इजराइल की तरफ से लेबनान में भी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सफाई के लिए अपनी अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया, गति दे दी है। अब खबर ये आ रही है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सीरियल स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड कमांड सेंटर के 50 आतंकी मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर टारगेट। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके। खबर हिजबुल्लाह के लिए किसी बड़े सदमे की तरह है। ये खबर बता रही है कि दहशत के दस्ते की तबाही के लिए इजराइल की वॉर मशीनरी ने कैसे बारूद बिछा रखा है। ये खबर साबित कर रही है कि अब हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने कैसे अपने अभियान को तेज कर दिया है। इस बार दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में 50 आतंकियों को ढेर किया गया है। मारे गए 50 आतंकियों में से 6 हिजबुल्लाह के दक्षिणी फ्रंट और रडवान फोर्स के सीनियर कमांडर हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने जिस अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को टारगेट किया है उनमें नासिर यूनिट, बदर यूनिट, अजीज यूनिट और रडवान फोर्स शामिल है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक अजीज यूनिट के 50 टारगेट, नासिर यूनिट के 30 टारगेट, बदर यूनिट के 5 टारगेट पर हमला किया गया। इसके अलावा रडवान फोर्स और हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के लगभग 10 टारगेट के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में मीडियम रेंज के रॉकेट यूनिट के लगभग 10 टारगेट को निशाना बनाया गया। आईडीएफ का अनुमान है कि इन हमलों में कम से कम हिजबुल्लाह के 50 आतंकियों को ढेर किया गया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की एयरफोर्स के इस बड़े हमले में अहमद हसन नाजल रडवान फोर्सेस के बिंट जेबिल में अटैक सेक्टर का प्रमुख था। हुसैन तलाल कमाल गजर सेक्टर का प्रमुख, मूसा दीन बराकत
गजर सेक्टर की निवर्तमान प्रमुख महमूद मोस्कार ने गजर सेक्टर का ऑपरेशन हेड अली अहमद इस्माइल, मेट जेवल सेक्टर का आर्टिलरी कमांडर और अब्दुल्ला अली डाकिक गजर सेक्टर का आर्टिलरी कमांडर शामिल है। यानी इजराइल डिफेंस फोर्स सीधे सीधे उस जड़ पर हमला कर रही है जहां से दहशत की फसल पैदा हो रही है। वैसे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि नसरल्लाह का उत्तराधिकारी और उसके उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी भी मारा गया है, लेकिन अब इजराइल के हमले में जब हाशिम सैफ अल दीन के मारे जाने को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर साफ जवाब नहीं दिया। नसरल्लाह का भाई हाशिम सैफ अल दीन खत्म। नसरल्लाह का उत्तराधिकारी मारा गया। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो जारी है और इस ऑपरेशन के तहत नेतन्याहू के लड़ाके लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और साथ में इजरायली एयरफोर्स हर दिन सैकड़ों टन बारूद बेरूत पर बरसा रही है। हिजबुल्लाह की मिलिट्री यूनिट की कमांड चेन को पूरी तरह से तबाह करने के बाद भी इजराइल रुका नहीं है और लेबनान में चुन चुनकर हिजबुल्लाह के कमांडरों नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में इजराइल डिफेंस फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस कामयाबी का ऐलान करने खुद इजराइल के प्रधानमंत्री सामने आए। उन्होंने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी और उस उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी को भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को भी कुछ ही दिनों में हलाक करने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है और ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद कोई बयान आया है। हालांकि हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद जब आईडीएफ के प्रवक्ता से हाशिम सैफ अल दीन के खात्मे पर सवाल किया गया तो डैनियल हगारी ने इस मामले पर खुलकर जवाब नहीं दिया। हमने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया। ये खुफिया विभाग के प्रमुख अबू अब्दुल्ला मोतारदा का मुख्यालय है। हम जानते हैं कि हाशिम सैफ अल दीन उसके साथ वहां मौजूद था। इस हमले के अंजाम की अभी भी जांच की जा रही है। हिजबुल्लाह अंजाम को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब हमें पता चलेगा तो हम जनता को अपडेट करेंगे। जाहिर है आईडीएफ खुलकर बात नहीं कर रहा क्योंकि जहां हमला किया गया वहां अबू अब्दुल्ला मोर्रा के साथ मौजूद था। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम सैफ अल दीन के खात्मे का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरह से हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है उसी के आधार पर नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हसन नसरल्लाह का भाई और उसका उत्तराधिकारी हाशिम सैफ अल दीन और संबंधित इजराइल ने बेरूत की दहिया में किए हमलों में मार गिराया है। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना ने लगातार अपने ऑपरेशन को तेज किया हुआ है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी के हवाले से अब यह खबर है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार से ताल्लुक रखने वाले हमास के 3 और दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया है। खबर तो यह भी है कि इजराइल की सेना के हमलों में हिजबुल्लाह का भी एक और कमांडर मारा गया है।
लड़ाकों ने इजराइल में तबाही की स्क्रिप्ट तैयार की। अब उसी स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स इजराइल डिफेंस फोर्स लिख रही है। एक एक करके हमास और हिजबुल्लाह के अनगिनत ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। इजराइल की बारूदी ब्रिगेड गाजा से लेकर बेरूत तक हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कोने कोने से ढूंढकर उन्हें ठिकाने लगा रही है। और इजराइल की सेना का ये सारा मिशन उस बदले से जुड़ा है जिसकी सौगंध इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद खाई थी। हमास और हिजबुल्लाह के अंत की सौगंध। इसी कड़ी में इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने बड़ा दावा किया है। इस दावे के मुताबिक इजराइल के हमलों में हमास के 3 और लड़ाके ढेर कर दिए गए। 30 सितंबर को मोहम्मद राफा को गाजा के एक स्कूल में मार गिराया गया, जबकि 1 अक्टूबर को मोहम्मद जिनॉन और बासिल अखराज को ठिकाने लगाया गया। हमास के इन तीनों लड़ाकों पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में शामिल होने का आरोप। इन तीनों ने ही इजराइल के नागरिकों और आईडीएफ पर हमले की प्लानिंग की। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर सुहेल हुसैनी को मार गिराने का दावा किया है। उधर इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में लेफ्टिनेंट हर्जी हलेवी ने पैंथर बटालियन के सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। ये बटालियन ज्यूदिया और समारिया सिक्योरिटी बैरियर पर मोर्चा संभाल रही है। पश्चिमी एशिया में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में चीन की भी एंट्री हो गई है। खबर आ रही है कि अब चीन लेबनान को बड़ी मदद भी करने जा रहा है। वॉर जोन में चीन की एंट्री। लेबनान की मदद करेगा चीन। इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई का ऐलान। इजराइल के हमलों ने लेबनान के उन इलाकों को तबाह कर दिया है जिन्हें हिजबुल्लाह का ठिकाना कहा जाता है। बेरूत के दहिया इलाके का ये वीडियो इसकी तस्दीक करता है कि कैसे इजराइल के हमलों ने देखते ही देखते एक शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये बेरूत का वही इलाका है जिसका इस्तेमाल लंबे अरसे से हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे थे। इन्हीं इलाकों से छिप कर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को टारगेट कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म करने के सौगंध खाने वाली इजराइल की सेना ने भयानक पलटवार किया और इस पलटवार का असर यहाँ साफ साफ देखा जा रहा है। यही वजह है कि लेबनान सरकार की गुहार पर चीन ने लेबनान की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। चीन की विदेशी सहायता एजेंसी की प्रवक्ता ली विंग के मुताबिक लेबनान सरकार के अनुरोध पर चीन की सरकार ने लेबनान को स्वास्थ्य सुविधा में मदद करने के लिए आपातकालीन मानवीय चिकित्सा आपूर्ति भेजने का ऐलान किया है। दरअसल इजराइल के हमलों में लेबनान में जबरदस्त तबाही हुई है। भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। आलम ये हो चुका है कि लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी किल्लत हो चुकी है। यही वजह है कि चीन लेबनान की मदद के लिए आगे आया है। वैसे चीन की तरफ से पहले भी लेबनान की मदद का भरोसा दिलाया गया था। साथ ही लेबनान में हुए पेजर अटैक की भी चीन के विदेश मंत्री की तरफ से आलोचना की गई थी। लेकिन अब चीन अप्रत्यक्ष तौर पर इस जंग में कूद चुका है और वो सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग में ईरान और उसके सहयोगियों के साथ खड़ा है।
और वैसे तो यूरोप के कई देश इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आ रही है वो पहले ही कह चुकी है कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि बहुत जल्द वो अपना पहला परमाणु बम टेस्ट भी कर सकता है। और इसीलिए 1 साल बाद अगर ईरान ने एटम बम बना लिया है तो इजराइल उसे काउंटर कैसे करेगा, आपको यह भी जरूर जानना चाहिए। ईरान की मिसाइल रोकने में इजराइल फेल रहा है। उसके एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइल के खिलाफ फूल प्रूफ सिस्टम की तरह काम नहीं कर पाए। इसलिए अगर ईरान ऐलान करता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है तो समझ लीजिए कि पूरे इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगेगा, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की इजराइल में क्या क्या होता है वो नहीं दिखा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका को बहुत वो ज्यादा नहीं डरा बताया चुकी है। कहाँ मर रहा है, खर्च नहीं बताया। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% जो भी मीडिया है ना इंडिया का, संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। दोनों इसलिए तरफ कहा जा रहा है कि दिखाया बहुत इधर भी जल्दी तो ईरान इससे 3 एटम बम इजराइल बना में भी सकता तो है। हमने ईरान का का दिया यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। ऐसे दावे इजराइल और अमेरिका भी लगातार करते रहे हैं, लेकिन जब युद्ध के बीच हालात ऐसे हों और ईरान में आए भूकंप को परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा हो तो समझ जाइए कि इजराइल के लिए बैकफुट पर आने का वक्त आ गया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर चला गया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست، اگرچه برای اون آمادگی داریم. سیاست ما توقف درگیری ها هست و رسیدن به یک آتشبس عادلانه که مورد توافق، مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه. ईरान पहले 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं, यही इजराइल का फोकस होगा। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली ही स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहाँ बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहाँ भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यही यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब हालात अलग है। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर और फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी इतना ही। आगे देखिएगा खबर दोपहर। बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। छिपा रहा है। मारा गया नसल्ला का भाई। हासिम सैफिया स्टॉकहोम इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम है जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। और अब ईरान को लेकर उसके विकल्प कम होते जा रहे हैं। नेतन्याहू हूती विद्रोहियों को जिस हुदैदा पोर्ट पर हमले की याद दिला रहे हैं उसकी तस्वीरें देख लीजिए। 20 जुलाई को यही वो हमला था जब इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डिपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता लग गया है कि हूती विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गाजा के खंडरों से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है। ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 من أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم। इसमें कोई शक नहीं है कि यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन सीधा इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए, लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है। इसमें यमन की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस को चीर डाला है और अब इजराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है। इजराइल की एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे हैं। खतरा अब इजराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है। मिसाइल लॉन्च होती है और बढ़ जाती है इजराइल की तरफ और फिर इजराइल से आए वीडियो देखिए। इन तस्वीरों में इजराइल का खौफ है, इजराइल डरा हुआ है। ये सायरन की आवाज नहीं, लग रहा है कि इजराइल में जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। क्योंकि इजराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इजराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है। इजराइल की फौलादी दीवार में क्रैक आ चुके हैं। इजराइल की मिसाइल रोकने वाली ताकत पूरी तरह ढह चुकी है और इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू। क्योंकि यमन से हुए हमले पर इजराइल का मिसाइल डिफेंस 100% फेल हो गया। इजराइल को बचाने वाला अमेरिका इस हमले को नहीं रोक पाया। इससे पहले इजराइल की तरफ जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को गिराने वाले 3 अरब देश सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी पूरी तरह फेल हो गए। इजराइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। रविवार तड़के 6:30 बजे इजराइल में सायरन बजने लगे और फिर सड़कों और हाईवे पर ये हाल देखा गया। लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे। तेल अवीव से लेकर मोदीन शहर, ये 40 किलोमीटर का दायरा ऐसा था जहां इजराइल के मिसाइल डिफेंस फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो ज्वेलरी शॉपिंग तो बनती है ना, एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट इट। الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون ईरान से जुड़ी एक गोपनीय रिपोर्ट ने ऐसा जबरदस्त खुलासा किया है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान एटम बम से कभी भी खौफनाक हमला कर सकता है। गोपनीय रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने इतना ज्यादा यूरेनियम बना लिया है जिसे वो हर महीने कम से कम 4 एटम बम बना सकता है। इस खुलासे के बाद से अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए B-2 बॉम्बर को एक खुफिया अड्डे पर तैनात कर दिया है।
ईरान के एटम बम से आखिरी युद्ध। क्या ईरान के एटम बम से दुनिया में आखिरी युद्ध होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने इजराइल और अमेरिका को हैरान कर दिया है। अगर इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ईरान डर गया है, तो वो गलत साबित होने जा रहे हैं। अगर इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि ईरान इजराइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो ये सोच भी पूरी तरह से गलत साबित होने जा रही है। ईरान मिडिल ईस्ट में परमाणु जंग करने जा रहा है और इसकी तस्दीक खुद संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक तरह से कर दी है। जरा देखिए ईरान की परमाणु तैयारियों को लेकर IAEA ने क्या खुलासा किया है। ईरान का परमाणु बम निशाना इजराइल। IAEA ने ईरान की तैयारियों को लेकर जो खुलासे किए हैं वो सीधे सीधे इजराइल के वजूद के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। IAEA की तरफ से जो गोपनीय रिपोर्ट UN में भेजी गई है वो हैरान करने वाली है। गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अपनी समृद्ध यूरेनियम भंडार को हथियार के लेवल के करीब तक बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकाने वरामेन और तुर्कोजाबाद में एटम बम बनाने के एकदम करीब पहुंच चुका है। ईरान लगभग 164.7 किलोग्राम यूरेनियम तैयार कर चुका है, जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। ईरान ने 60% शुद्धता तक संबंधित यूरेनियम 90% के हथियार ग्रेड स्तर तक लगभग पहुंचा दिया है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बेहद खुफिया तरीके से काम करवा रहे हैं। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि ईरान का पहला एटम बम अगर किसी देश पर सबसे पहले गिरेगा तो वो होगा यहूदी देश इजराइल, जिससे ईरान बेहद नफरत करता है। و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه. فعلا صهیونیست‌ها در ترس ناشی از دوره انتظار و ابعاد حمله احتمالی ایران و جبهه مقاومت در بی‌تعادلی باید به سر ببرن. इधर जब से ईरान की एटमी ताकत का पता इजराइल और अमेरिका को लगा है, दोनों ने ही ईरान से मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि डिएगो गार्सिया आइलैंड से अमेरिकी सीक्रेट मिलिट्री बेस से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने खतरनाक बॉम्बर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ तैनात कर दिया है ताकि इजराइल को ईरान के घातक हमलों से बचाया जा सके। इस वक्त अमेरिका ने अपने नेवी के 30% वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। अब हम दिखाते हैं कि इजराइल के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ईरान को टारगेट करते हुए B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर को जंग में उतार दिया है। अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया से B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पर हमला किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर 4,842 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान पर घातक बम और मिसाइलों से हमला करेगा। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि B-2 बॉम्बर सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमले नहीं किए गए तो ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों और एटमी हथियारों से इजराइल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकता है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने अपनी खुर्रम शहर मिसाइल का खुलासा करके अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए थे। दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल शहर मौजूद हैं जिसमें 2
2 लाख से ज्यादा घातक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान इजराइल पर अपनी लंबी दूरी की घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 से हमला करने जा रहा है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने ऐसी सैकड़ों मिसाइलें पश्चिमी ईरान तक पहुंचा दी हैं, जहां से इजराइल के शहरों को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा, बल्कि ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल आयरन डोम के चीथड़े उड़ा देगी। अमेरिका और इजराइल भी ये मान चुके हैं कि ईरान हमला करने में इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि वो तेजी से अपने परमाणु बमों को बनाने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी है कि ईरान इस वक्त एटमी हमला करने के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दे दिया है कि ईरान इजराइल पर एटम बम से हमला करना चाहता है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी को देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की है, जिसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करता है तो इजराइल ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। Diwali delight at Kalyan Jewelers. Free gold coins with every purchase. Conditions apply. दावा किया जा रहा है कि ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक है, खास तौर से इजराइल के वजूद के लिए। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या इजराइल को खुद को ईरानी मिसाइल और एटम बम से बचा पाएगा? क्या अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए B-2 बॉम्बर को मास्टर स्ट्रोक मानता है? अमेरिकी बॉमर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ की रेंज 11,000 किलोमीटर है और जिस जगह उसको तैनात किया गया है वो एयरबेस ईरान से करीब 5,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये बॉमर चाहे तो ईरान जाकर बम या मिसाइल गिराकर 4 से 5 घंटे में वापस अपने बेस में आ सकता है। डिएगो गार्सिया आइलैंड इजराइल से 5,842 किलोमीटर और ईरान से 4,842 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉमर में 80 छोटे और 16 परमाणु बम रखने की क्षमता है। ये 1.70 लाख किलोग्राम का वजन लेकर उड़ सकता है और इसका खुद का वेट 71,700 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 69 फीट है और इसमें 172 फीट लंबाई वाले पंखे लगे हुए हैं। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चलता है। आसमान में ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 230 किलो वजन के MK-82 और GPU-38 बमों को बॉम्ब रैक असेंबली में रखा जाता है। ऐसे 80 बम इसमें रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें B-61 और B-83 जैसे 16 न्यूक्लियर बम लगाए जा सकते हैं। भयानक तबाही के लिए इसमें AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन और AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी लगाई जा सकती है। साथ ही तबाही मचाने वाले 2 GPU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम भी लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका ईरान पर B-2 बॉमर से हमला करता है तो ईरान का बच पाना लगभग नामुमकिन है। חשבון עם מורסן, ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. सच है कि ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। साल 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरानी मिसाइलों के विशाल भंडार में 300 किलोमीटर से लेकर 2,000 किलोमीटर तक मध्यम दूरी की मिसाइलें भरी पड़ी हैं। हाल में बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान के पास बहुत बड़े मिसाइल शहर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास 48 ऐसे बंकर हैं जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन,
मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि F4 फैंटम जैसे लड़ाकू जेट हमला करने के लिए मौजूद। वहीं मिसाइलों के एक्सपर्ट्स क्लोड लियोटिस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान से ज्यादा मिसाइलें किसी के पास नहीं है। मिसाइल एक्सपर्ट क्लोड लियोटिस ने यहाँ तक अनुमान लगाया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं, जो इजरायल को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी है। हानिया हत्याकांड के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरानी कमांडरों को कसम खिला दी है कि इजरायल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 20 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजरायल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों। हमास हिजबुल्लाह कभी नहीं हारेंगे, ये कहना है इजरायली मंत्री। और देखिए इसके बाद सवाल उठता है कि क्या इजरायली मंत्री ने हार मान ली है और अब दुनिया में है। तीसरा, ईरान ने कैसे इजराइल को नई चोट दी है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो हमास का हमला हुआ था उसको 1 साल पूरा हो गया है। चौथा, इजराइल की 7 मोर्चों पर ये ऑक्टोपस से जंग क्या है। पांचवा, जंग के 1 साल पर ये खौफनाक हालातों की तस्वीर आज आपको देख लेनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, और कोई भी विश्व पटल पे इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, तो ये बहुत गुस्सा हुआ है। मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। पोप फ्रांसिस स्लैम्स वर्ल्ड शेमफुल इनेबिलिटी, यानी पूरी दुनिया ने ताकत लगा दी लेकिन ये चीज नहीं सुलझा पाए हैं। फिर देखिए, इजरायली आर्मी अनाउंसेस डेथ ऑफ सेकंड सोल्जर, यानी एक 25 साल लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे आधी रात में ईरान के परमाणु बम फोड़ने की। जी हाँ, ईरान परमाणु बम ना बना पाए इसके लिए इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, मगर बावजूद इसके आधी रात में भूकंप के झटकों से मिडिल ईस्ट। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र यानी EMSC के मुताबिक इजराइल में ये भूकंप का झटका 12 बजे के आसपास आया, मगर इसकी तीव्रता बेहद कम रही। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर इन दोनों देशों में आए भूकंपों को ईरान के परमाणु परीक्षण से जोड़ा जाने लगा। कई रिपोर्ट्स में ये अटकलें लगाई गई है कि ईरान ने भूमिगत यानी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है, जिससे ये पूरा इलाका भूकंप के झटकों से थर्रा उठा। बात 100% सच है कि जब भी जमीन के अंदर परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है तो उस इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इससे पहले जब नॉर्थ कोरिया ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो उसके झटके जापान और दक्षिण कोरिया तक महसूस किए गए थे। ऐसे में पक्का माना जा रहा है कि अमेरिका की नाक के नीचे ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर दिया है, जिसकी तैयारी वो पहले से किए बैठा था। अब सवाल यह है कि अगर ईरान ने वाकई परमाणु परीक्षण कर लिया है तो इस इलाके के हालात कितने विस्फोटक हो गए हैं। क्या ईरान के परमाणु बम हासिल करने की स्थिति के बाद भी इजराइल और अमेरिका उसे टारगेट कर सकते हैं? और सवाल यह भी है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया है जैसा कि दावा किया जा रहा है तो ईरान की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। परमाणु बम का परीक्षण किया या नहीं, ये तब तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है जब तक कि ईरान खुद इसका ऐलान न कर दे। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि ईरान परमाणु बम बनाने का ऐलान करेगा, क्योंकि 80 से 90 परमाणु बम रखने वाले इजराइल ने भी आज तक ये बात कबूल नहीं की है कि उसके पास एटम बम है। ऐसे में ईरान के एटमी परीक्षण की बात कबूल करने की उम्मीद करना बेमानी होगी, क्योंकि इससे ईरान पर प्रतिबंधों का शिकंजा और कस सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने अप्रैल महीने में ही आशंका जताई थी कि
ईरान यूरेनियम का 84% तक संवर्धन करने में कामयाब हो चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% या उससे थोड़ा कम होना ही काफी है। इस लिहाज से एक बात साफ है कि ईरान इस स्थिति में है कि वो एटम बम परीक्षण कर ले। खास बात ये कि IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने यह भी माना कि पहले ईरान एक महीने में 3 किलो यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था, लेकिन अब 9 किलो यूरेनियम को शुद्ध कर रहा है, जिससे लगता है कि ईरान ने कई परमाणु बम बनाने के लायक सामग्री इकट्ठा कर ली है। जानकारी के मुताबिक IAEA ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें साफ साफ बताया गया कि ईरान 3 से 4 दिन में परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि ईरान के पास 3 से 6 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। IAEA ने ये रिपोर्ट अप्रैल महीने में दी थी, तब से अब तक 6 महीने का वक्त बीत चुका है और 6 महीने का वक्त ईरान जैसे देश के लिए काफी है, जो पहले से परमाणु बम फोड़ने की तैयारी किए बैठा था। परमाणु बम के परीक्षण का दावा इसलिए भी पहली नजर में सही लगता है। इजराइल और ईरान दो न्यूक्लियर पावर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं है जो एक दूसरे को वाइप आउट करने की बात नहीं करते, दोनों न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी। लेकिन ईरान और ईरान के प्रॉक्सी तो इजराइल को वाइप आउट करने की बात करते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर ईरान ने बम बनाया तो बहुत मुमकिन है कि वो आतंकियों के हाथ में आ जाए, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती, हमास और उस ऑक्टोपस की बहुत सारी वजह शामिल है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो 24 घंटे ईरानी न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट से निगरानी करने वाले अमेरिका को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सऊदी अरब की वेबसाइट अल अरेबिया ने दावा किया है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट है, पिछले 6 महीने से वहां काफी हलचल देखी जा रही थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि ईरान कौन सी साइट पर न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान की कुल 6 न्यूक्लियर साइट है। इसमें पहली है पुणे एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरी है नातांज एनरिचमेंट प्लांट, तीसरी है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, चौथी साइट रूदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, पांचवी साइट का नाम शेरिफ यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी सेंटर और छठी साइट है इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर। दिखाने जा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज, जिसकी 2 सैटेलाइट तस्वीरें खुद अमेरिका ने जारी की थी। ये वही 2 तस्वीरें हैं जो अमेरिका की तरफ से जारी की गई। दरअसल ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट जाग्रोश के पहाड़ों के बीच में तैयार की है। जो ये साइट आप देख रहे हैं, ये वही साइट है जो जाग्रोश के पहाड़ों के बीच में बनाई गई है और ये ईरान और इराक के बीच सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि ईरान इन पहाड़ों के बीच में सुरंगें भी खोद रहा है। आप ये देख रहे हैं, इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सुरंगें खोदी जा रही हैं और ये जो सुरंगें हैं ये इतनी गहरी है कि आप इसका आकलन नहीं कर सकते। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना सीक्रेट रखा है। इन सुरंगों की गहराई के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा गहरी है कि इस पर कोई भी हमला नहीं किया जा सकता और अगर हमला किया भी जाता है तो उस हमले का असर इस पर नहीं होने वाला है। तो नतांज न्यूक्लियर साइट को लेकर जो तस्वीर जारी की गई है, अब आपको बता दें 260 फीट से 328 फीट तक गहरी सुरंगें हैं और इसीलिए इन सुरंगों तक पहुंचना नामुमकिन है। और इसके अलावा आपको बताएं कि ये इतना सीक्रेट रखा गया है पूरा मिशन कि आप इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके 4 गेट बताए जा रहे हैं। भूमिगत न्यूक्लियर साइट के 4 गेट हैं। आप जो देख रहे हैं सुरंग आप देखिए, और इनके ये 4 गेट है और इसीलिए इसे सुरक्षा कवच के तौर पर भी देखा जा रहा है ईरान की ओर से, और एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा भी इसे बताया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के कथित परमाणु परीक्षण की खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि अब तक इस इलाके में सिर्फ इजराइल के पास परमाणु बम था। मगर न्यूक्लियर
टेस्ट के बाद अब ईरान तेजी से एटमी जखीरा खड़ा कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही आगाह किया था कि इजरायल को ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। When they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's why they should. That's what they, if they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. डोनाल्ड ट्रंप का डर वाजिब है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे हथियारों की कमी नहीं है जो परमाणु वॉरहेड अपने साथ ले जा सकते हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान के जंगी जखीरे में 3 तरह की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम मानी जाती हैं। हथियारों में पहली है फतेह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करती है और 1400 किलोमीटर दूर किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। दूसरी मिसाइल ईरान की खुर्रम शहर 4। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक हमला करती है। ईरान की तीसरी खतरनाक मिसाइल है तलैया। ईरान की ये मिसाइल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये भी 1500 किलोमीटर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है। किया जाता है कि ईरान के पास परमाणु हमला करने वाली 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जबकि उसके पास 2000 के करीब क्रूज मिसाइलें भी हैं जो एटमी हमला कर सकती हैं। मिसाइल पावर के अलावा ईरान के जंगी जखीरे में खतरनाक ड्रोन्स भी हैं। अगर ईरान ने वाकई परमाणु बम बना लिया है तो इन ड्रोन्स की मदद से वो इजरायल के किसी भी शहर पर एटमी अटैक कर सकता है, जिन्हें रोक पाना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। खास बात यह कि ईरान के ये ड्रोन लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम माने जाते हैं, यानी इजरायल के हर शहर को निशाना बना सकते हैं। बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल की बेचैनी की वजह ईरान की मिसाइल ताकत से ज्यादा उसकी ड्रोन पावर है, जिसका लोहा ईरान यूक्रेन युद्ध में भी मनवा चुका है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से ईरान के 5 सबसे घातक ड्रोन्स के बारे में आपको बताते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। ईरान के खौफनाक ड्रोन कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है? मोज़ेक 10। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 2000 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है शाहिद 156। इसकी ऑपरेशनल रेंज है लगभग 2500 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर आता है कमान 22। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 3000 किलोमीटर। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चौथे ड्रोन की, जो है गाजा ड्रोन। इसकी ऑपरेशनल रेंज क्या है? इसकी भी 2000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है। नंबर 5 इस पर है कर्रा ड्रोन। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर। इजरायल और अमेरिका की मुसीबत बढ़ाने वाला एक और हथियार इजरायल पहुंच चुका है, और ये हथियार है परमाणु हमले में सक्षम रूस का Su-35 फाइटर जेट। Su-35 को रूस का बेहद विध्वंसक फाइटर जेट माना जाता है। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा तबाह करने में इस फाइटर जेट की अहम भूमिका रही है। Su-35 एक मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है जो हर तरह का हमला करने में सक्षम है, यानी ये परमाणु बम भी दाग सकता है। बताते हैं कि इस फाइटर जेट को रूस ने Su-27 फाइटर जेट को अपग्रेड करके बनाया है। करीब 35 टन वजनी ये विमान 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है और करीब 3000 किलोमीटर तक के दायरे में अपना टारगेट ध्वस्त कर सकता है। नेटो के देश ईरान को मिले
Su-35 फाइटर जेट को बदले का सौदा मानते हैं और आरोप लगाते हैं कि रूस ने ईरान को Su-35 इसलिए दिया क्योंकि ईरान ने रूस को बदले में अपने ड्रोन्स मुहैया कराए हैं, जिनकी मदद से रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। ईरान पहले से ही फतेह नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है। अगर ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइल रूस के इस जेट पर लगा दी तो यकीन मानिए इजराइल के लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि साल 1981 में इजराइल ने जब ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया था तब उसे ईरान का समर्थन भी हासिल था। यानी ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल फिर से ऐसा हमला कर सकता है। यही वजह है ईरान जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था। दूसरी तरफ इजराइल की भी कोशिश थी कि ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जाए, मगर अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। साफ है कि अगर ईरान ने वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो यकीनन इसके लिए बाइडेन प्रशासन ही जिम्मेदार है, जो आगे चलकर न केवल इजराइल पर बल्कि अमेरिका पर भी भारी पड़ने। तो आपने सुना 50 मिनट की बातचीत। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ 50 मिनट, क्योंकि 50 मिनट एक लंबा वक्त होता है एक एक प्लान ऑफ एक्शन समझाने के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कई फेजेस में लड़ी जाएगी इजराइल की तरफ से। पहला, दूसरा, तीसरा फेज डिफाइन कर लिया गया है, इसको लेकर ब्रीफ दे दिया गया है अमेरिका को। बाइडेन ने भी कह दिया है कि वो साथ में खड़े हैं समर्थन। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। ईरान पर हमले की रणनीति क्या रहने वाली है। नेतन्याहू और बाइडेन ने इसको लेकर बातचीत की, रणनीति तैयार की, क्योंकि बदला लेना चाहता है इजराइल चाहता है कि हिसाब हो जाए, और इसके लिए उसने लंबी बातचीत की। ईरान को सबक सिखाना चाहता है। आपको याद होगा 1 अक्टूबर की वो तारीख जब 181 मिसाइलें धड़ाधड़ यहाँ पर एक तरह से अटैकिंग मोड में अटैक करके इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन पे ईरान ने काम किया था। लेकिन उस वक्त यूएस के जो वॉरशिप्स थे और साथ ही जो इजराइल का एक तरह से सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम, जो रेजिस्टेंस सिस्टम है, उसने काम किया और सुरक्षित रखा इजराइल को। लेकिन कोशिश तो की गई थी और बदला लेगा इजराइल। और ऐसे में नेतन्याहू और बाइडेन के जो बातचीत है वो सफल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सफल रही है और एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। नेतन्याहू ने अब प्लान पर हरी झंडी मिलने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। अंदर खाने जो आईडीएफ के ऑफिशियल्स हैं, जो मिलिट्री विंग है, या ये कहें जो खुफिया एजेंसियां हैं, शिन बेट की बात कर लें, मोसाद की बात कर लें, सबको ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अब तक दी जा चुकी होगी ब्रीफिंग, क्योंकि कल बातचीत हुई है, 24 घंटा करीब होने वाला है। ईरान पर अब आप समझिए हम क्यों ये आपको बता रहे हैं कि मोसाद, शिन बेट सबको ब्रीफिंग दी जा चुकी है, आईडीएफ के मिलिट्री पर्सनल को ब्रीफिंग दी जा चुकी है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। और ये बड़ा हमला तस्वीर बदल देगा ईरान की। और जो हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से कोशिश ये है कि अंधेरे में खो जाए ईरान, इस पर काम कर रहा है इजराइल। आपको अगली जानकारी देते हैं कि प्लान क्या है, कैसे ईरान को मिटाने की तैयारी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि इजराइल ने ईरान से बदले की कसम खाई। आपको याद होगा जब वो तस्वीर सामने आई थी, 181 मिसाइल दागे गए थे महज आधे घंटे में, और तभी योव गैलेंट ने कह दिया था, नेतन्याहू ने कह दिया था कि समय हमारा होगा, बारूद हमारा होगा और नुकसान पहुंचेगा ईरान को। ईरान पर बहुत बड़े हमले का प्लान तैयार हुआ है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, या अगर आप याद कर लें गाजा स्ट्रिप की तस्वीर याद कर लें, कैसे हमास के ठिकानों का एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, नेस्तनाबूद कर दिया था, वैसा ही होने वाला है ईरान में। इजराइल के रक्षा मंत्री ने, योव गैलेंट ने यह जानकारी दी। जी हाँ, ईरान पर बहुत भयानक हमला होगा। योव गैलेंट ही वो चेहरा जो पहले भी कह चुके हैं कि समय और बारूद हमारा होगा, और अब वो कह रहे हैं कि ईरान हमले को समझ नहीं पाएगा, यानी वो भाग भी नहीं पाएगा और नुकसान हो जाएगा। इजराइल की जो ये चेतावनी है, इससे ईरान अब टेंशन में आ गया है, ईरान को डर लगने लगा है। इजराइल की धमकी से दुनिया भी परेशान है, क्योंकि दुनिया को अब लग रहा है कि वॉर एक अलग लेवल पे जाती दिखाई दे रही है। अमेरिका पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, बातचीत तो चली रही है, नजर भी बनाए हुए है। वही आपको पता है कि योव गैलेंट रक्षा मंत्री जब ये कहते हैं कि हमला होगा, बड़ा हमला होगा, तो अर्थ बड़ा है, मायने बड़े। रक्षा मंत्री इजराइल के योव गैलेंट कैसे खुली धमकी अब दे रहे हैं ईरान को, एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים
פועלים, הרציפות נשמרת, אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף... आपको बताया, लेकिन अमेरिका में आपको बताएं चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अपने अपने दाव भी चल रहे हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी वहां से भी हो रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में जंग का यूएस चुनाव पर भी असर है, और यही वजह है कि बाइडेन कॉन्टिन्यूसली बातचीत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से असर पड़ रहा है, उसको लेकर इजराइल के साथ अमेरिकी सरकार खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन बाइडेन और ट्रंप की तरफ से बयानबाजी लगातार हो रही है परमाणु प्लांट पे हमले को लेकर। यहाँ पर हमला नहीं चाहते हैं बाइडेन, लेकिन बाइडेन सरकार फिर भी स्टैंड कर रही है। ट्रंप ने ईरान के जो परमाणु प्लांट्स हैं उसके लिए कहा है कि आप हमला कर सकते हैं। बाइडेन और ट्रंप ने दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है, और जंग पर जो बयान है उसका असर चुनाव पे पड़ेगा, और ऐसे में वहां भी एक रस्साकशी देखी जा रही है अमेरिका में भी, क्योंकि वहां पर गेम चेंज होने वाला है। बाइडेन ने नेतन्याहू को परमाणु प्लांट्स पर हमले के लिए मना किया, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है। जी हाँ, तो अगर सरकार बदलती भी है, ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि अगर सरकार बदलती भी है तो इजराइल के लिए जो स्टैंड है वो बदलने नहीं वाला। भले ही बाइडेन ये कहते रहे कि हमला ना हो परमाणु प्लांट्स पे, लेकिन अगर हमला करते हैं तो बैकिंग तो अमेरिका करेगा ही, क्योंकि अमेरिका ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसको सपोर्ट कर रहा है, और ट्रंप भी यही चाहते हैं। तो ऐसे में कुछ भी हो अमेरिका में असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको बताएं कि इजराइल ने टारगेट लॉक कर लिया। ये वो रणनीति है जिसका खुलासा हम प्रहार में सबसे पहले आपके सामने करने वाले हैं। किसी ने आपको ये जानकारी नहीं दी होगी। चलिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये परमाणु ठिकाने हैं, ये जो आप पंखा सा घूमता देख रहे हैं, और पेट्रोलियम का ये निशान है। देखिए ये परमाणु ठिकाने, पेट्रोलियम, ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि ईरान से ही ऑयल पूरी दुनिया में जाकर एक्सपोर्ट होता है बड़ा है, तो उस पर एक्शन का प्लान है इसराइल का। इसराइल सोच रहा है कि इनको अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो ईरान की जो पावर है, जो आर्थिक मजबूती है, और साथ ही जो खुद को बहुत बढ़कर ईरान समझता है, मुस्लिम देशों का नेता समझता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अगर पूरी तरह से तबाह हो गए, ऑयल रिफाइनरीज अगर पूरी तरह से तबाह हो गई, तो बचा क्या ईरान में? ईरान के पास तो कुछ नहीं बचा। तो इसलिए इस पूरी तरह से आपको बताएं, पेट्रोलियम प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, इन तमाम चीजों को निशाना बना रहा है अब इजराइल, और इसी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। आपको अब तस्वीर एक दिखा देते हैं। चलिए अब देखिए, ये तस्वीर आपने पहले देखी कि कैसे एक्शन प्लान बना हुआ है। अब इससे डर गया ईरान, और डरकर क्या कर रहा है, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको मोहम्मद बिन सलमान दिखाई दे रहे हैं, सऊदी के क्राउन प्रिंस, अभी भारत भी आए थे कुछ समय पहले, और ये अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, पहुंचे हुए मिलने किससे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से। क्यों पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलने? इसका जवाब अब हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि अब ईरान डर रहा है। ईरान को लग रहा है कि उन देशों से समर्थन चाहिए जिससे थोड़ी बहुत भी अमेरिका से अच्छी बातचीत है। सऊदी से ईरान क्या चाहता है? अब जवाब इसका दे दें। ये देखिए, ये हमने आपको दिखाया था कि कैसे अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेट्रोलियम प्लांट्स हैं, परमाणु ठिकाने हैं। ये आप देखिए मैप में इजराइल की ये पोजीशनिंग है। अगर इजराइल यहाँ से हमला करना चाहे, यहाँ पर ईरान इधर है, ये इराक है, इधर जॉर्डन है, ठीक है, तो हमला करने के लिए एक फ्रेंडली जोन चाहिए होगा। फ्रेंडली जोन इसलिए कि आप एयरफील्ड तभी तो यूज कर पाएंगे, एयर वॉरफेयर के लिए आपको वो एरिया चाहिए। तो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा इजराइल? ये देखिए, ये सऊदी है, सऊदी से होकर जाएगा और इन इलाकों को तबाह कर देगा जहां पर तमाम चीजें हैं ईरान की। और यही वजह है कि ईरान को लग रहा है कि अगर सऊदी ने ऐसा अलाउ कर दिया तब तो तबाही मच जाएगी ईरान, और ईरान ने इसीलिए अपने विदेश मंत्री को कहाँ भेजा है? सऊदी भेजा है, जिससे कि बातचीत के जरिए कुछ बेहतर हो पाए, और हो सकता है कि सऊदी सपोर्ट ना करे। लेकिन ईरान जो डर रहा है, ईरान को जो समझ में आ रहा है, उसे ये समझ में जरूर आ गया है कि अब इजराइल बदला लेने वाला है, और भीषण बदला लेने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।